हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं नम्रता गौर आज से क्लास 11th की मैथ एनसीईआरटी बेस स्टार्ट करूँगी, जो कि हिंदी मीडियम में होगी। ठीक है, तो क्लास 11th है, उसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है हमारा समुच्चय। तो आइए सीखते हैं समुच्चय क्या है। ठीक है, समुच्चय को इंग्लिश में क्या बेटा बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। समुच्चय एक प्रकार का क्या है बेटा, संग्रह है। क्या है, संग्रह। शायद आपने संग्रह वर्ड यूज नहीं किया हो डेली लाइफ में, बट अगर इसको इंग्लिश में बता देंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे मुझे। संग्रह को इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं, कलेक्शन। अरे ये तो मैं डेली लाइफ में बहुत सुना है मैंने। क्या होता है कलेक्शन, कुछ भी हो सकता है। हमारी बुक्स का कलेक्शन, हमारे कपड़ों का कलेक्शन, हमारे घर के मेंबर्स का कलेक्शन, यानी कि दो या दो से जब ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिल जाती है तो वो क्या कहलाती है, हमारी संग्रह, या फिर इंग्लिश में कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब मैथ की लैंग्वेज में कलेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट ये है। तो आइए सीखते हैं मैथ की लैंग्वेज में कलेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे। तो मैथ की लैंग्वेज में जो कलेक्शन होने चाहिए, यानी कि जो वस्तुओं का कलेक्शन होना चाहिए बेटा, वो कैसा होना चाहिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी सीखते हैं क्या कहते हैं, डेफिनेशन लिख लिया पहले। सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो समुच्चय क्या है, संग्रह है। बट मैथ की लैंग्वेज में संग्रह कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित। अभी बेटा ये सुपरिभाषित क्या है, सुपरिभाषित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, वेल डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, सुपरिभाषित या फिर वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा संग्रह जो क्या हो, सबके लिए समान हो। समान। ठीक है, तो कैसे संग्रह, जो सबके लिए समान हो, यानी कि जो मेरे लिए भी समान हो, आपके लिए भी समान हो, आपकी क्लास के दूसरे मेंबर्स के लिए भी समान हो, दूसरे स्टूडेंट के लिए भी समान हो, आपके भाई के लिए भी समान हो, ऐसा संग्रह। अगर मैंने आपसे बोला आपकी बुक्स का संग्रह, तो ठीक है, वो आपकी बुक्स का अलग होगा, मेरी बुक्स का अलग होगा, आपके दोस्त की बुक्स का अलग होगा, सेम नहीं आएगा। तो वो हमारा संग्रह तो है बट सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित कैसा होगा, ऐसा एक संग्रह होना चाहिए जो सबके लिए समान हो। तो ऐसे संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसको एक इंग्लिश में बता दूं मैं। जो कलेक्शन होता है वो बेटा कैसा होना चाहिए, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जो हमारा कलेक्शन होना चाहिए, जो संग्रह होना चाहिए, शुड नॉट चेंज नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन, यानी कि अलग अलग हमने अगर व्यक्ति से पूछा तो हमारा संग्रह क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तब ऐसे संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय यानी कि सेट्स कहेंगे। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मैंने बोला 10 से छोटी सम संख्या का संग्रह। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि 10 से छोटी सम संख्या का संग्रह बताओ मुझे। तो 10 से छोटी सम संख्या कौन कौन सी होती है बेटा, 2, 4, 6, 8। मैंने आपसे बोला 10 से छोटी सम संख्या का संग्रह, आपने बोला 2, 4, 6, 8। मैंने आपकी क्लास के दूसरे बच्चे से पूछा कि 10 से छोटी संख्या का संग्रह, उसने भी बोला 2, 4, 6, 8। ठीक है, मैं
आपकी क्लास के अलावा मैंने आप दूसरी क्लास के बच्चे से पूछा 10 से छोटी सब संख्या का संग्रह, उसने भी मुझे यही बताया 2, 4, 6, 8, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। हमने अलग अलग बच्चे से पूछा तो सबका आंसर क्या आया बेटा, सेम आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है, अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। मैंने बोला भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह बताओ। माना कि आपका नाम है रोहन, ठीक है, आपका नाम क्या है, रोहन। तो रोहन को जो अच्छे लगते थे बल्लेबाज, उन्होंने उनका नाम बता दिया। उन्होंने बताया पहले MS धोनी, सचिन और सौरभ, उनको ये बेस्ट लगते थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर दे दिया। ठीक है, आपके क्लास का दूसरा बच्चा था बेटा, उसका नाम था सुमन। मैंने उससे पूछा, उसको रोहित शर्मा अच्छे लगते थे, उसने बताया रोहित। विराट कोहली अच्छे लगते थे, उसने बोला विराट। उसको राहुल द्रविड़ अच्छे लगते थे, उसने बता दिया राहुल। यानी कि दोनों बच्चों ने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया। बेटा क्या ये और ये सेम कलेक्शन है? नहीं है ना, दिख रहा है यहाँ MS धोनी, सचिन है, सौरभ गांगुली, रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़। तो ये दोनों हमारे जो कलेक्शन है वो क्या है, सेम नहीं है। यानी कि पर्सन टू पर्सन क्या कर रहे हैं बेटा, वेरी हो रहे हैं। पर्सन टू पर्सन यानी व्यक्ति से व्यक्ति पे चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारा कैसा होगा बेटा, समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो, समुच्चय क्या है, संग्रह है। बट मैथ की लैंग्वेज में संग्रह कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए। ठीक है, उसका मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे 10 से छोटी संख्या का संग्रह। तो आपने बोला 2, 4, 6, 8। आपकी क्लास के दूसरे बच्चे से बोला, उसने भी बोला, यानी कि ये हमारा संग्रह कैसा, सबके लिए समान था, इसीलिए हमारा कैसा हो गया, समुच्चय हो गया। कलेक्शन ये भी है, लेकिन ये कलेक्शन तो है लेकिन हमारा सेट्स नहीं है, यानी कि संग्रह तो है बट समुच्चय नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इतना नोट कीजिए, तब तक मिलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट। हाँ, तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, समुच्चय किसे कहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि समुच्चय पता चल गया क्या है, एक सेट है। लेकिन इस सेट को मैथ की लैंग्वेज में हम लोग निरूपित कैसे करते हैं, ये अब समझना है। तो मैथ में समुच्चय का निरूपण, तो मैथ में जो बेटा समुच्चय का निरूपण होता है, ये 2 तरह से करते हैं। एक हमारा जो होता है वो होता है सारणीबद्ध रूप, और जो दूसरा होता है बेटा वो होता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, पहला क्या है, सारणीबद्ध रूप, दूसरा मेरा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। तो पहले पढ़ते हैं सारणीबद्ध रूप। इसकी क्या है, इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है बेटा, जो भी अवयव होते हैं, यानी कि जैसे ये एक क्या है बेटा, अवयव है। इन अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम यानी कि कॉमा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अलग कर दे। हमने ये अवयव ले लिए, 4 अवयव ले लिए, A, B, C और ये D, इन सबको कॉमा के द्वारा अलग किया और इसको हमने मझले ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया। तो बेटा ये क्या हो गया, हमारा एक सेट हो गया। अब इस सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वो करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, अंग्रेजी वर्ड वाला तो कैपिटल लेटर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे A लिया है, आप B, C कुछ भी ले सकते हो, लेकिन होना कैसे चाहिए बेटा, कैपिटल लेटर में।
ठीक है, ये कैपिटल लेटर में होंगे। और जो ये एलिमेंट ये इसके अंदर जो सेट के अंदर होती है बेटा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था अवयव, और इन अवयवों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट। ठीक है, और ये जो एलिमेंट होते हैं ये लिखे जाते हैं बेटा स्मॉल लेटर में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं कि इसमें अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है समझते हैं। ठीक है, ये अभी जो मैंने एलिमेंट लिखे थे, इन एलिमेंट को अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो क्या मैंने यहाँ पे ए पहले लिखा था, मैंने बी पहले लिख दिया, सी लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने ए लिख दिया और डी लिख दिया, यानी कि मैंने क्या किया, ए का स्थान जो था वो चेंज कर दिया, तो ये कोई मेरा सेट बी बन गया। ठीक है, अब ये सेट ए था, ये मैंने उसका स्थान चेंज करके बी बना लिया। तो मैंने जब दूर से देखा तो मुझे लगा शायद ये सेट और ये सेट अलग अलग है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे भी ए है, ये सी है, ये सी है, ये है, ये ए है, ये डी है, ये डी है, यानी कि एक भी एलिमेंट जो अंदर गए वो एक दूसरे से अलग नहीं है। हाँ, उनका क्रम अलग है बट वो सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि अगर एलिमेंट हमारे सेम होते हैं तो हमारे सेट भी सेम होते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। यहाँ पे ये कि स्थान के चेंज होने पर, स्थान बदलने पर सेट जो है वो बेटा क्या चेंज, यानी कि नहीं, सेट चेंज नहीं होता। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे, इसलिए पहले आपको कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझते हैं, सारणीबद्ध क्या है। यहाँ पे बेटा कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते, यानी कि जो भी हम लोग सेट के अंदर लिखेंगे वो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। यानी कि हमारे जो ये अवयव होते हैं, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। नहीं होती है। जैसे कि अभी इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बेटा ले लिया मैथमेटिक्स, क्या ले लिया, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, हम वही पढ़ा रहे हैं, उसी का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। मैथमेटिक्स, अब मैंने मैथमेटिक्स लिया है, मैंने इसको बोला रोस्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है, हमने स्टार्ट किया। जैसे कि मुझे पता है कर्ली ब्रैकेट में बंद करेंगे, जो भी हमारे एलिमेंट है उनको लिखेंगे। पहले एम था, एम लिखा, फिर टी, फिर एच, फिर ई, फिर बेटा ये आया जी। मैंने देखा एम, शायद मैं एम लिख चुकी हूँ, हाँ, तो इसको बेटा हम दोबारा नहीं लेंगे। फिर मैंने देखा ए, मैं ए भी लिख चुकी हूँ, इसको भी बेटा नहीं लेंगे। ये टी, मैं टी भी लिख चुकी हूँ, इसको भी बेटा नहीं लेंगे। फिर क्या आ जाएगा, आई सी एस, और इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और ये मैथमेटिक्स को कोई भी एलिमेंट मैंने सी डाल दिया, कोई भी मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, वो था मेरा सी। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया कि हमने क्या है कि एलिमेंट को जो पुनरावृत्ति हो रही थी वो मैंने नहीं लिखी। अगर मैं वो लिख देती तो हमारा ये क्या होता, सेट हमारा गलत होता, यानी कि एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। इतना समझ में आया। इसमें कौन सी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक ये था बेटा कि अगर एलिमेंट का स्थान चेंज होता है तो हमारा सेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी ये थी कि जो एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि एक अवयव जो एक एलिमेंट होता है वो हमारे सेट के अंदर दो बार नहीं लिखा जाता है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं इसका। एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे बोला बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, हमें क्या बनाना है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, ये बनाना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर मुझे पता है क्या होती है बेटा, ए ई आई ओ यू,
इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया, इन सबको मैंने कॉमा से अर्धविराम के द्वारा अलग कर दिया। तो ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो हमारा ये हो गया रोस्टर फॉर्म में अंग्रेजी वर्णमाला का निरूपण। समझ में आ गया होगा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया। अब चलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यानी कि सेट बिल्डर, यानी कि सेट को जो बिल्ड कर दे, जो हमारे रोस्टर फॉर्म को बिल्ड कर दे, वो हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। अभी आगे समझ में आएगा। जैसे कि मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो रोस्टर फॉर्म में बनाया था, वो बेटा क्या बनाया था, मैंने रोस्टर फॉर्म में बनाया था स्वरों का समुच्चय ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये मेरा किस फॉर्म में था बेटा, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये हमने रोस्टर फॉर्म में बनाया। अब हमें समझना क्या है बेटा, ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये समझते हैं। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। अगर एलिमेंट की अपनी क्वालिटी है तो उसको हम लोग एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, बट अगर क्वालिटी नहीं है तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में तो लिख सकते हैं, बट उसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई होना चाहिए जो एक्स है बेटा, हमने एक्स एक एलिमेंट ले लिया, उसके बाद ये ऐसा साइन बनाते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट, यानी कि एक्स कैसा है, ऐसा है जिसका जो एक्स है उसका अपना, एक्स का अपना गुणधर्म होता है, यानी कि अपनी कोई क्वालिटी होती है। गुणधर्म इज क्वालिटी, ठीक है। यानी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऐसे, मतलब एक्स कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई एक ऐसी क्वालिटी है जो पूरे सेट को बिल्ड कर देगी, तो उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उसको नहीं लिख सकते। अभी समझते हैं। अभी मैंने ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला की स्वरों का समुच्चय रोस्टर फॉर्म में बनाया था, अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में बनाए तो कैसे बनाए वो समझिए। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों, ये भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी, यही वाला ले लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक है, कौन फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में कीजिए। ये मैंने यही एग्जाम्पल लिया है जो रोस्टर फॉर्म में लिया था, क्योंकि इससे आपको डिफरेंस भी दोनों में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के जो ये लेटर थे, ये क्या थे, ए, ई, आई, ओ, यू, और ये सारे हमारे क्या थे बेटा, वोवेल्स, ये हमारे क्या थे, स्वर थे, ठीक है। तो इनकी क्वालिटी क्या हो गई, इनका अपनी क्वालिटी क्या हो गई, इनकी गुणधर्म क्या हो गया, ये स्वर हैं। यानी कि जो मैंने एक्स एक एलिमेंट ले लिया है, सच दैट जो ये एक्स है, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, और इसको मैंने क्या कर लिया, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, और इसको भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बी में, ठीक है। तो ये जो बन गया बेटा, ये क्या बन गया हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट होता जो कि वो इसकी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, मान लो यहाँ पे ई की जगह हमने बी लिख दिया, ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म में तो बन जाएगा, बट कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में बनेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या ऐसा ए, बी, आई, ओ, यू, ये पांचों जो एलिमेंट हैं वो कोई एक क्वालिटी मतलब नहीं रखते हैं,
यानी कि बीच जो है ये इससे अलग है, ठीक है। तो ये सेम क्वालिटी नहीं रखता है, तो इसको हम लोग फिर सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बेटा मैंने आपको क्या बताया कि जो सारे एलिमेंट होते हैं उनकी खुद की एक क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, रोस्टर फॉर्म बताया और सेट बिल्डर फॉर्म बताया। एक आपका कॉन्सेप्ट और छोटा सा बच्चा है, वो और समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। क्या होता है बेटा, ये और ये। अब अभी हम लोगों ने जो भी हाई स्कूल तक पढ़ा उसमें शायद ऐसा साइन नहीं पढ़ा था हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ये आता है तो समझते हैं ये क्या होता है। इसको बेटा बोलते हैं बिलोंग टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। अभी बाद में समझाते हैं, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला ए एक कोई सेट है, उसमें मैंने फिर से वही एलिमेंट ले लिए A B C D। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है ये समझते हैं। अगर हम लोग इसका यूज नहीं करते, हम लोग इसको क्या लिखते हैं, जैसे A है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए किसमें, सेट ए में है, तो हम लोग लिखते हैं हिंदी में ए सेट ए का अवयव है। मतलब इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ती, बट वहीं पे जब हमारे पास ये आ जाता है, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, बिलोंग टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। यानी कि ए जो है वो हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। यानी इतनी बड़ी जो लैंग्वेज थी, ए सेट ए का अवयव है, उसको हम लोग जब हमें ये पता चल जाता है ये बिलोंग टू का मतलब क्या होता है कि ए सेट ए का अवयव है, उसको हम सिर्फ इतनी सी छोटी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? यानी ऐसा एलिमेंट जो उसके अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, ये इस साइन से इसको बोलते हैं बेटा बिलोंग टू। फिर से एक बार लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बिलोंग टू। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ए बी सी डी है, ई नहीं है, ई इसका एलिमेंट नहीं है, तो अगर हम इसको, अगर हमारे पास ये साइन नहीं होता तो हम क्या लिखते, ई सेट ए का अवयव, सॉरी का अवयव नहीं है, बट हमारे पास ये एक साइन है, इसको क्या बोलते हैं, ये लिखते हैं। जो ये होता है ये हमारा क्या, बिलोंग टू। अगर इसको हम कट कर देते तो इसको बोलते हैं बेटा डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है। तो अब हमें इतनी बड़ी जो मैंने लाइन लिखी ना, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई हमारा डज नॉट बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, सेट ए में। हाँ, तो हम लोग लास्ट तक पहुंच गए और हमारे सारे इस जो एक्सरसाइज थी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है। एक बार फिर से समझाते हैं। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। उसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सारणीबद्ध और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण। सारणीबद्ध में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि अगर हमारे एलिमेंट का स्थान चेंज होता है तो हमारा जो सेट होता है वो चेंज नहीं होता है। दूसरी मैंने ये बताया था, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई थी, जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनकी क्या नहीं होती बेटा, पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है। तो हमने मैथमेटिक्स से एक वर्ड लिया था और उसका मैंने दिखाया था कि उसमें जो MAT था उसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी और सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। ठीक है। उसको मैंने C से डिनोट कर दिया था। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हमें किस में लिखने हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में पता है AEIOU होते हैं। AEIOU लिख के इन सारों को हमने क्या किया, अर्धविराम के द्वारा अलग कर दिया। इसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और हमने V से डिनोट कर दिया कैपिटल लेटर से, जो कि इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारे रोस्टर फॉर्म की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में बन गया। ठीक है। अब हम दूसरा मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा मैंने क्या बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होना चाहिए कि अपना एक गुणधर्म होना चाहिए। यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पे लेंगे एलिमेंट, जो भी लेंगे उनकी एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो सारे एलिमेंट में हो। जैसे कि जो एक्स की क्वालिटी क्या है कि ये यहाँ पे स्वर है, तो एक्स की सारी क्वालिटी क्या है, स्वर है। ए भी हमारा स्वर है, ई भी स्वर है, आई भी स्वर है, ओ भी स्वर है, यू भी स्वर, सारे स्वर। अगर इनमें से कोई एलिमेंट ये यहाँ पे बी ले लेते वो तो स्वर होता नहीं है, तो हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं बन सकता। इतना समझ में आ गया। उसके बाद मैंने दो ये साइन बताए जो कि शायद मुझे पहले बता देने चाहिए थे बट मैं भूल गई। एक ये था बिलोंग टू और
ये डज नॉट बिलोंग टू, इसको बोलते हैं बेटा बिलोंग टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। अगर हमारा जो सेट है उसमें वो एलिमेंट है, ठीक है, तो हम उसमें क्या बोलेंगे बिलोंग टू। अगर इस सेट में वो एलिमेंट नहीं है, यानी कि वो बाहर का कोई एलिमेंट है, तो उसमें हम लोग साइन लगाते हैं डज नॉट बिलोंग टू। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज में, चलिए आप लोग नोट कीजिए।